बायोलॉजी की कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपना लेसन नंबर 3 कौन सा है? पादप जगत, ये चल रहा है, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे प्रश्न मैं विगत दिनों आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आज जिस वीडियो के साथ अपन अपनी आज की कहानी स्टार्ट करते हैं, टेरिडोफाइटा के विभिन्न वर्ग, नाम तथा उनके उदाहरण। यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं, टेरिडोफाइटा के विभिन्न समूह, इनके नाम लिखने हैं बेटा, समूह व उनके उदाहरण। ज़्यादा बेटा आपके है नहीं सिलेबस में, यदि होता तो मैं ज़रूर बताता, ठीक है। आपको केवल टेरिडोफाइटा समूह या यूँ कह दो टेरिडोफाइटा के विभिन्न वर्गों अथवा समूहों के नाम तथा उनके उदाहरण लिखने हैं, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा को आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, 4 प्रमुख समूहों में बांटते हैं। सबसे पहला है साइलोप्सिडा। नंबर 2 पे अपन लिखेंगे बेटा लाइकोप्सिडा। नंबर 3 पे अपन लिखेंगे बेटा स्फीरोप्सिडा। और नंबर 4 पे अपन लिखेंगे बेटा टेरोप्सिडा। ये टेरिडोफाइटा के विभिन्न समूहों के नाम हैं, ठीक है। अब आपको इनमें एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे साइलोप्सिडा लिखा है सबसे पहले, तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा साइलोटम। दीज आर एग्जाम्पल, यहाँ लिख देता हूँ। और ये बेटा वर्गों के नाम है, वर्ग, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल अपन लिखेंगे साइलोटम, ठीक है ना। अब लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम। स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, ये 2 उदाहरण इसमें हो गए बेटा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्फीरोप्सिडा की। तो इसमें जो अपन को एग्जाम्पल लिखना है वो है इक्विसीटम। और नंबर 4 पे लिखा है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के अंतर्गत ड्रायोप्टेरिस एडिएंटम, ड्रायोप्टेरिस एडिएंटम, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक जो मैंने आज सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ख़त्म हो गया। क्या लिखा बेटा मैंने? टेरिडोफाइटा के विभिन्न समूहों के नाम तथा उनके एग्जाम्पल। तो बेटा टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में विभक्त करते हैं। कौन कौन से वर्ग हैं? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फीरोप्सिडा, चाहे इसको ना स्फिनोप्सिडा भी कह सकते हैं। और चौथा बेटा टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा के अंदर एग्जाम्पल क्या लिखा है अपन ने? साइलोटम। लाइकोप्सिडा में एग्जाम्पल क्या लिखा है? स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा के अंदर क्या एग्जाम्पल लिखा है? इक्विसीटम। तथा टेरोप्सिडा के अंदर क्या एग्जाम्पल लिखा है बेटा? ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम, ठीक है। तो इस तरह बेटा आज का ये पहला हेडिंग अपन ख़त्म कर चुके हैं। आगे चलिए बेटा, शैवालों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार। शैवालों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार।
तो बेटा आपसे ये पूछा जा सकता है कि शैवालों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे वर्गीकरण के विभिन्न आधारों को लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, इनका वर्गीकरण मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषी वर्णक, ध्यान से सुनते चलना, बोर्ड पे देखते चलना, संचित खाद्य पदार्थ, संचित खाद्य पदार्थ। ठीक है बेटा, दो चीज़ हो गई। इसके अलावा कोशिका भित्ति की संरचना, उसके अलावा बेटा युग्मकों में कशाभिकाओं की संख्या, युग्मकों में कशाभिकाओं की संख्या। ठीक है, तथा संख्या कह दो या इसको बेटा यूं भी कह सकते हैं, कशाभिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति। ठीक है बेटा, तो शैवालों के वर्गीकरण के ये प्रमुख आधार मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं। वैसे यदि आप पिछले वीडियो को देखें, हाँ शायद बिफोर लास्ट ईयर, मैंने आपको शैवालों के 3 वर्गों के बारे में पढ़ाया था, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी। तो बेटा उन तीनों वर्गों के अंतर्गत इन्हीं लक्षणों को संदर्भ मानते हुए मैंने उनके विभिन्न प्रमुख लक्षण बताए थे। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा कह देता हूँ कि शैवालों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं बेटा। एक तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक, दूसरा संचित खाद्य पदार्थ, तीसरा कोशिका भित्ति की संरचना। क्या मतलब है इसका कि भाई इनकी कोशिका भित्ति किस रासायनिक पदार्थ से बनी होती है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। युग्मकों में कशाभिकाओं की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति। ठीक है बेटा, तो ये अपना खत्म हो गया। आगे चलिए, मिटा रहा हूँ बेटा इसको। ध्यान से देखते चलो बेटा प्रत्येक प्रश्न को, सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। अब अपन क्या पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्मल पादपों का जीवन चक्र। ठीक है, और आप सब जानते हैं एंजियोस्पर्मल पादपों को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, आवृत बीजी पादपों का जीवन चक्र। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना बेटा, पूरी की पूरी कहानी आपको एक आरेख के द्वारा समझाई जाएगी। ठीक है, देखो बेटा बीचों बीच में मैंने लिख दिया पराग कोश, और बेटा पराग कोश पुंकेसरों में पाए जाते हैं और बेटा ये द्विगुणित होते हैं। ठीक है, पराग कोशों में पाई जाती हैं बेटा गोलाकार, यहाँ नाम लिख देता हूँ लघु बीजाणु धानियाँ, और बेटा ये भी द्विगुणित होती हैं। और कैसी होती हैं बेटा लघु बीजाणु धानियाँ, द्विगुणित। और इन्हीं लघु बीजाणु धानियों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं अर्धसूत्री विभाजन। आपको पता होगा अर्धसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में कहते हैं मियोसिस।
के द्वारा लघु बीजाणु या परागकण निर्मित होते हैं और बेटा ये अगुणित होते हैं। ठीक है ना। अब आगे चलिए बेटा, देखो परागकोश कहाँ पाए जाते हैं बेटा? पुष्प में। तो ये तो अपन ने किसके बारे में कह दिया? नर जननांगों के बारे में। अब अपन मादा जननांगों की बात करते हैं। ठीक है। पुष्प में परागकोश तो लिख दिया, ये अपन ने लिख दिया अंडाशय। अंडाशय भी कैसा होता है बेटा? द्विगुणित होता है। एक्चुअल में अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? बीजांड। क्या होता है बेटा? बीजांड। ये लिख दिया मैंने, अंडाशय के भीतर पाया जाता है बीजांड। और बेटा बीजांड में एक अगुणित अंडकोशिका या मादा युग्मक उपस्थित होता है। ठीक है। तो ये तो नर युग्मक की भांति काम करेगा। ठीक है। आगे देख लीजिए, तो परागकण बन गया। अब बेटा यहाँ से आगे इस परागकण का, दोबारा बताऊंगा एक बार, परागकण का अंकुरण होगा और अंकुरण के परिणाम स्वरूप परागकण का अंकुरण होगा और परागकण के अंकुरण के परिणाम स्वरूप नर युग्मक बन जाएंगे, नर युग्मक। और बेटा ये कैसे होंगे? अगुणित। तो बेटा अंडकोशिका यानी कि मादा युग्मक और नर युग्मक ये निषेचन की क्रिया करके युग्मनज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? युग्मनज। और युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित होता है। युग्मनज से आगे भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण भी द्विगुणित होगा और भ्रूण से आगे मात्रपादप, मात्रपादप विकसित हो जाएगा और उसी मात्रपादप के ऊपर पुष्प विकसित होंगे। तो बेटा अब आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए मेरी पूरी कहानी। देखिए बेटा, दोबारा समझा रहा हूँ, पूरी की पूरी कहानी को ध्यान से सुनें। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि आवृत पीजी पादपों का मुख्य पादप शरीर द्विगुणित होता है। ध्यान से देखो, ये मैंने मुख्य पादप शरीर बना दिया और ये द्विगुणित हो गया। और बेटा ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। इस मात्र पादप पर पुष्प विकसित होंगे और पुष्प भी कैसे होंगे बेटा? द्विगुणित होंगे। और पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर, नर जननांग के रूप में पुंकेसर होगा और मादा जननांग के रूप में स्त्री केसर। पुंकेसर पर परागकोश पाए जाएंगे और स्त्री केसर में अंडाशय। दोनों प्रकार की रचनाएं द्विगुणित होती हैं। आप लिख चुके हैं, परागकोश द्विगुणित, अंडाशय द्विगुणित। ठीक है बेटा। अब आगे चलिए, देखो बेटा और ध्यान से देखना कि परागकोश में पाई जाती हैं द्विगुणित लघु बीजाणु धानियाँ। ये लघु बीजाणु धानियाँ अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु अथवा परागकणों का निर्माण करती हैं। और बेटा परागकणों के अंकुरण से अगुणित नर युग्मक विकसित हो जाते हैं। ठीक है। तो अपन ने इधर वाली बात पूरी खत्म कर दी। अब अपन दूसरी साइड वाली बात करते हैं। देखो, अंडाशय में पाए जाते हैं बेटा बीजांड। ठीक है ना। आगे चलिए, बीजांड। और बीजांड बेटा के भीतर आपको मैं पिछले वीडियो में बीजांड की संरचना बता चुका हूँ। बीजांड के बिल्कुल भीतर पाया जाता है भ्रूण कोश।
क्या होता है बेटा? भ्रूण कोश, ठीक है ना। और भ्रूण कोश में पाई जाती है अंडकोशिका या मादा युग्मक, है ना। अब देखो, अगुणित नर युग्मक तो आपके पास ये रहा और अगुणित मादा युग्मक आपके पास ये रहा। नर तथा मादा युग्मक निषेचन की क्रिया के द्वारा द्विगुणित युग्मनज का विकास करते हैं, ठीक है। युग्मनज से आगे जाके भ्रूण विकसित होता है और बेटा भ्रूण आगे जाके मुख्य पादप का निर्माण कर देता है और बेटा मुख्य पादप पर पुष्पों का विकास शुरू हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये ना आपके सामने आवृतबीजी पादपों का जीवन चक्र मैंने आरेख के द्वारा समझा दिया। तो बेटा आरेख को देखकर आपको एक बात तो स्पष्ट हो गई होगी कि एंजियोस्पर्मल पादपों का मुख्य पादप शरीर द्विगुणित होता है, ठीक है, यानी कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है, जबकि युग्मकोद्भिद पीढ़ी अथवा अगुणित अवस्था केवल कुछ समय के लिए आती है युग्मकों के रूप में। बाद में वो युग्मक, ध्यान से सुनना, बाद में वो युग्मक निषेचन की क्रिया द्वारा संलयित होकर के निर्माण कर देते हैं वापस युग्मनज का, जो कि द्विगुणित होता है। युग्मनज के विकास से भ्रूण बन जाता है और बेटा भ्रूण के विकास से मात्र पादप शरीर निर्मित हो जाता है, ठीक है। आगे चलिए, कुछ विशिष्ट शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैंने बोर्ड पे एक हेडिंग लिख दिया है विशिष्ट शब्द। अब इसके अंतर्गत आने वाले विशिष्ट शब्दों के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द अपन पढ़ रहे हैं बेटा पुंधानी, पहला वर्ण। तो क्या पढ़ेंगे इसमें? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म पादपों में, ध्यान से देखो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा व जिम्नोस्पर्म पादपों में, वर्ग के पादपों में नरजननांग के रूप में, नरजननांग के रूप में पुंधानी पाई जाती है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म वर्ग के पादपों में नरजननांग के रूप में पुंधानी पाई जाती है। और बेटा एक लाइन अपन और कह देंगे, पुंधानी में अगुणित पुमणुओं का विकास होता है। तो ये तो बेटा आपको पुंधानी के बारे में पढ़ना है। एक बार मैं दोबारा कह देता हूँ, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एवं जिम्नोस्पर्म वर्ग के पादपों में नरजननांग के रूप में पुंधानी पाई जाती है। और बेटा पुंधानी में अगुणित पुमणुओं का विकास होता है। ऐसे ही बेटा वर्ड नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं, स्त्रीधानी, ठीक है, स्त्रीधानी। तो बिल्कुल बेटा यही लैंग्वेज लिखेंगे। देखो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा व जिम्नोस्पर्मल पादपों में
मादा जननांग के रूप में मादा जननांग के रूप में स्त्रीधानी पाई जाती है। ठीक है बेटा, जैसा अपन ने पुंधानी के लिए लिखा ऐसा ही अपन ने इसके लिए लिख दिया। स्त्रीधानी के भीतर अगुणित अंड कोशिका, स्त्रीधानी के भीतर अगुणित अंड कोशिका उपस्थित होती है। तो ये बेटा आपको स्त्रीधानी में पढ़ना है। एक बार मैं दोबारा कह देता हूँ, सुन लीजिए। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एवं जिम्नोस्पर्मल पादपों में मादा जननांग के रूप में स्त्रीधानी पाई जाती है। और बेटा स्त्रीधानी के भीतर अगुणित अंड कोशिका अथवा मादा युग्मक उपस्थित होता है। तो बेटा अभी तक आप दो शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक शब्द तो आपने पढ़ लिया पुंधानी, और दूसरा शब्द आपने पढ़ लिया स्त्रीधानी। याद रखना पड़ेगा, पुंधानी एवं स्त्रीधानी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृत बीजी वर्ग के पादपों में पाई जाती हैं। पुंधानी नरजननांग के रूप में, जबकि स्त्रीधानी मादा जननांग के रूप में कार्य करती है। पुंधानी में पुंगनुओं का विकास होता है, जबकि स्त्रीधानी के भीतर अंड कोशिका अथवा मादा युग्मक पाया जाता है। ठीक है, अब आ गए अपन बीजाणु पर्ण पर, हेडिंग नंबर 3। बीजाणु पर्ण क्या बोलेंगे बेटा? टेरिडोफाइटा वर्ग में जिन पत्तियों पर टेरिडोफाइटा वर्ग में जिन पत्तियों पर बीजाणुधानियों का विकास होता है, बस ये बोलना है बेटा। एक्चुअल में बीजाणुधानियों का पाया जाना टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों की विशेषता है। तो अब क्या बोलेंगे बेटा कि टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों की जिन पत्तियों पर बीजाणुधानियों का विकास होता है, ऐसी पत्तियों को बीजाणुपर्ण कहते हैं। और वही बात मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी है, मैं रिपीट कर देता हूँ। टेरिडोफाइटा वर्ग में जिन पत्तियों पर बीजाणुधानियों का विकास होता है उन्हें बीजाणुपर्ण कहते हैं। नंबर 4 पे आ जाइए। द्विगुणितक क्या लिखा है बेटा? द्विगुणितक ये पढ़ना है बेटा। तो सुन लीजिए, यदि पादप के जीवन चक्र में द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी, यदि पादप के जीवन चक्र में द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मकोद्भिद, यदि पादप के जीवन चक्र में द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मकोद्भिद की अपेक्षा लंबी और प्रभावी होती है, ठीक है, तो यह अवस्था द्विगुणितक कहलाती है।
यह अवस्था द्विगुणितक कहलाती है। ठीक है ना। और बेटा इसमें अपन नाम लिख देंगे आवृतबीजी व अनावृतबीजी पादप। तो बेटा आपके सामने दो शब्द मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, ध्यानपूर्वक दोनों शब्दों को एक बार गौर कर लें। बीजाणुपर्ण टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों की जिन पत्तियों पर बीजाणुधानियों का विकास होता है उन्हें बीजाणुपर्ण कहते हैं। राइट। अगला हेडिंग क्या लिखा है? द्विगुणितक। यदि पादप के जीवन चक्र में द्विगुणित बीजाणुद्वित पीढ़ी अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी की अपेक्षा लंबी एवं दीर्घजीवी होती है, लंबी एवं दीर्घजीवी होती है, तो बेटा यह अवस्था द्विगुणितक कहलाती है। और किन में पाई जाती है ये अवस्था? आवृतबीजी और अनावृतबीजी पादपों में। तो अभी तक अपन 4 शब्द पढ़ चुके हैं बेटा। कौन कौन से? एक तो पढ़ लिया पुंधानी, स्त्रीधानी, द्विगुणितक और बेटा बीजाणुपर्ण। अब अपन पढ़ते हैं समयुग्मकी। शब्द नंबर नेक्स्ट समयुग्मकी, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे नाम से ही पता चल रहा है, यदि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले युग्मक समान आपाप के होते हैं, यदि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले युग्मक समान आमाप के होते हैं तो उन्हें समयुग्मकी युग्मक कहते हैं। ठीक है। और इसमें बेटा एग्जाम्पल अपन लिखेंगे क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? 2 शैवालों के नाम लिख रहा हूँ। कौन कौन से? एक तो क्लेमाइडोमोनास और दूसरा बेटा स्पायरोगायरा। इनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेने वाले दोनों युग्मक आमाप में एक समान होते हैं। तो बेटा विशिष्ट शब्दावली का लास्ट शब्द प्रोटोनीमा या प्रथम तंतु, प्रोटोनीमा या प्रथम तंतु इम्पोर्टेंट है बेटा, ध्यान से देख लेना। ठीक है। यह मॉस के युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था है। यह मॉस कौन होते हैं बेटा? ब्रायोफाइट्स। मॉस के युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था है। कौन सी बेटा? प्रोथैलस। मॉस के युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था है। आगे क्या बोलोगे? इस अवस्था में बीजाणु कई बार अंकुरित होकर कई बार अंकुरित होकर तंतु रूपी स्वपोषी रचना बनाते हैं। स्वपोषी रचना बनाते हैं। चाहे यूं बोल दो बेटा, इस अवस्था के निर्माण बीजाणुओं के कई बार अंकुरित होने के बाद
बीजाणुओं द्वारा तंतु रूपी स्वपोषी रचना निर्मित होती है और वही रचना कहलाती है प्रोटोनिमा या प्रथम तंतु। तो बेटा आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।